नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस और फिल्म्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 25 मई 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, म्यूकरमायोसिस इज वन ऑफ द जनरल फंगल इन्फेक्शंस बीइंग सीन इन रिकवरिंग और रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स। विच ऑफ दिस अदर इन्फेक्शंस आर फंगल इन नेचर? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल एक्सेप्ट 5। मतलब ऑप्शन 5 गोनोरिया को छोड़ के बाकी चारों फंगल इन्फेक्शन है। देखिए दोस्तों, म्यूकोमायोसिस इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज एंड 90 to 95% ऑफ पेशेंट्स दैट वी हैव विथ अस करेंटली आर डायबिटिक। ये न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया था। ये आप ध्यान दीजिएगा, म्यूकोमायोसिस जिसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, डॉक्टर्स ये बोलते हैं इसको ब्लैक फंगस मत बोला करो क्योंकि ब्लैक फंगस एक अलग फैमिली है, वो अलग बात है। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, म्यूकोमायोसिस जिसको अफेक्ट करते हैं वो मैक्सिमम लोग जो है डायबिटिक रहते हैं। ठीक है, जो डायबिटिक है उनके लिए वो प्रोन है म्यूकोमायोसिस के लिए, राइट। अब देखिए, black fungus is another family. This term got associated with mucormycosis due to the presence of black dots among the culture of white fungal colonies. ठीक है, ब्लैक डॉट्स आ जाता है शरीर में या स्किन में, इसलिए इसका नाम इसे ब्लैक फंगस कर लिया गया। ठीक है, वैसे ब्लैक फंगस दूसरा एक फैमिली है। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन सच एज कैंडिडा, एस्परगिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कोकिडियोडोमायोसिस। ठीक है, ये सब फंगल इन्फेक्शन से ध्यान दीजिए क्योंकि म्यूकोमायोसिस अभी न्यूज़ में आया। वैसे मेडिकल फील्ड से या मेडिकल टर्म्स वैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, ये फिल्म्स में पिछली बार भी पूछा था न्यूमोकोकल वैक्सीन के बारे में। तो इस बार भी कोरोना इतना ज़्यादा न्यूज़ में है तो रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। देखिए, म्यूकोमायोसिस, कैंडिडा एंड एस्परगिलोसिस आर द वंस ऑब्जर्व मोर इन दोज विद लो इम्यूनिटी, जिनका इम्यूनिटी बहुत कम है। वैसे म्यूकोमायोसिस भी उन्हीं लोगों को अफेक्ट करते हैं जिनका इम्यूनिटी बहुत नीचे गया हो। अब देखिए, जो म्यूकोमायोसिस है, कैंडिडा है, एस्परगिलोसिस है, ये सब फंगल इन्फेक्शंस हैं एंड लो इम्यूनिटी वालों को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए आप। इसमें जो ऑप्शन फिर गनोरिया है, ये बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आप बोल सकते हो, एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। ठीक है, ये वायरल फंगल इन्फेक्शन नहीं है। बाकी चारों जो है कैंडिडा, एस्परगिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मोसिस वगैरह फंगल इन्फेक्शन है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल एक्सेप्ट 5। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑप्टिकल फिनोमिनन हेलो विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, बेंगलुरु में एक हेलो फिनोमिनन दिखा था कल, इसके रिगार्डिंग न्यूज़ भी हमने डेली न्यूज़ पे कवर किया है। हर्षित सर ने काफ़ी अच्छी तरह दिखाया भी है आपको, बेसिकली एक डायग्राम के साथ। तो इसमें 3 स्टेटमेंट्स लिखा है जिसमें स्टेटमेंट 3 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, इसके बारे में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में लिया हो। अब देखिए, फिल्म्स की पर्सपेक्टिव में हेलो इज द नेम ऑफ ए फैमिली ऑफ ऑप्टिकल फिनोमिना प्रोड्यूस्ड बाय लाइट टिपिकली फ्रॉम सन और मून इंटरेक्टिंग विद आइस क्रिस्टल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। देखिए, सन एंड मून से जो लाइट निकलता है, वैसे मून से जो लाइट निकलते हैं वो सन से ही होता है, वो अलग बात है, पर मून से या सन से जो लाइट निकलता है हमें जो दिखता है, वो जो लाइट है जब एटमॉस्फेयर में, बेसिकली ट्रोपोस्फियर में आइस क्रिस्टल्स के साथ जब इसका कॉन्टैक्ट होता है वो रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें एक सर्कल टाइप का एक फॉर्मेशन, एक ज्योग्राफिकल फिनोमिनन दिखाई देगा। इसको बोलते हैं हैलो। ठीक है, आइस क्रिस्टल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हैलोस आर टिपिकली सस्पेंडेड इन सीरस और सीरोस्ट्रैटस क्लाउड्स। ठीक है, जो आइस क्रिस्टल्स है ये कहाँ मिलेगा आपको? सीरस क्लाउड्स में या सीरोस्ट्रैटस क्लाउड्स में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपर ट्रोपोस्फियर में, दैट इज 5 to 10 किलोमीटर। बट इन कोल्ड वेदर दे कैन ऑल्सो फ्लोट नियर द ग्राउंड इन विच दे केस दे आर रेफर टू अस डायमंड डस्ट। ठीक है, कोल्ड वेदर में ये जो आइस क्रिस्टल से आपको ग्राउंड के पास भी मिलेगा जिसको डायमंड डस्ट भी बोलते हैं, राइट। एमंग द बेस्ट ऑन हैलोस, देखिए ये जो 22 डिग्री हैलो है, ऑफन जस्ट कॉल्ड हैलो विच अपीयर्स एज ए लार्ज रिंग अराउंड द सन। यही हुआ है कल बेंगलुरु में। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन हैलो है वो है 22 डिग्री हैलो। 22 डिग्री इसको इसलिए बोलते हैं जब ये आइस क्रिस्टल में सन की जो रेस है, लाइट जब कॉन्टैक्ट होता है वो 22 डिग्री डिविएट होता है, फिर 22 डिग्री डिविएट होता है, फिर दूसरा क्रिस्टल में जाकर फिर 22 डिग्री डिविएट होता है। इस तरह एक राउंड फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसको हैलो बोलते हैं। इस न्यूज़ के बारे में हर्षित सर ने वैसे सुबह कवर किया था, इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। तो हमारा स्टेटमेंट्स एक बार देख लीजिए। इट इज़ अ नेम फॉर ए फैमिली ऑफ ऑप्टिकल फिनोमिना प्रोड्यूस्ड बाय लाइट इंटरेक्टिंग विद आइस क्रिस्टल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बिल्कुल सही है। ये ध्यान दीजिएगा, लाइट जब आइस क्रिस्टल के साथ कॉन्टैक्ट होता है तब ये फिनोमिना होता है। ठीक है,
Ice crystals responsible for halos are typically suspended in cirrus or cirrostratus clouds in upper troposphere. Very correct. Best known halo is 22-degree halo, which appears only in the sun as a large ring with a radius of about 22 degree. आप देखिए ये ओनली सन में नहीं मून में भी दिखता है, ठीक है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे आपको मून हैलो भी दिखेगा। तो ये जो पॉइंट है सन वाला ये गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, consider the following statements regarding joint comprehensive plan of action JCPOA. Which of the following points were agreed by Iran in this context? देखिए जब ईरान डील हुआ था जिसको JCPOA बोलते हैं, तब ईरान ने क्या क्या एग्री किया था इसके बारे में क्वेश्चन है। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4। देखिए दोस्तों JCPOA आजकल काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ईरान के बीच में काफ़ी बातें चल रही है। वो इंस्पेक्शन के लिए पहुंच रहे ईरान में। इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ भी आया था, सुबह हर्षिता ने कवर भी किया था। तो हमारे स्टेटमेंट्स में चारों सही है। देखिए आप JCPOA प्लस हर्षित द्विवेदी सर्च कीजिए, हमने एक अलग वीडियो बना के डाला है चैनल में, उसमें काफ़ी होलिस्टिकली इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है, वो देख लीजिएगा जाके, तब आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। वैसे जो मेजर पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। देखिए JCPOA क्या है, 2013 एंड 2015 के बीच में एक नेगोशिएशन हुआ था। बेसिकली एक तो एक साइड में ईरान था, दूसरे साइड में P5+1+EU। P5 मतलब क्या है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने परमानेंट मेंबर्स है, कौन कौन सा, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, ये तो परमानेंट मेंबर्स हो गया। +1+EU बोला है, +1 हो गया जर्मनी प्लस यूरोपियन यूनियन और द EU, ठीक है। तो इतने कंट्रीज ने मिलकर ईरान के साथ डील साइन किया था। अंडर द डील टेहरान एग्री टू सिग्निफिकेंटली कट इट स्टोरेज ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स, एनरिच्ड यूरेनियम, हैवी वाटर, ऑल की कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो बेसिकली ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ये चाहते थे कि ईरान अपना न्यूक्लियर एक्टिविटी कम करे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बंद करे, रॉ मटेरियल्स यूज़ करना बंद करे, ठीक है। इसलिए काफ़ी कुछ साइन था। इसके बदले में ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगाए थे इसमें कुछ ईज ला रहा था, राइट। अब देखिए आपको ये भी चीज़ पता होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट था तब इन्होंने 2018 में इससे विड्रॉ किया था, ये बोल के कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग कर रहा है। काफ़ी कुछ चीज़ें बताया था। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ज़्यादा घुस नहीं रहा हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों, अंडर द JCPOA ईरान एग्री टू एलिमिनेट इट्स स्टॉकपाइल ऑफ मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम, cut its stockpile of low enriched uranium by 98%, reduced by about 2/3 of number of its gas centrifuges for 13 years. For the next 15 years, Iran will only enrich uranium up to 3.67%. तो बेसिकली ये सारी चीज़ न्यूक्लियर एक्टिविटीज से कनेक्टेड है, पर JCPOA इंपॉर्टेंट है इसलिए ये सब डाटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप क्या क्या लिखा है, वही लिखा है मैंने जो बोला है, एलिमिनेट्स स्टॉकपाइल ऑफ मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम। ये सब न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट में काम आता है, ठीक है। इसलिए इनको बोला ये जो स्टॉकपाइल ऑफ मीडियम एनरिच यूरेनियम आप किए हो उसको एलिमिनेट करना है। आपके जो लो एनरिच यूरेनियम है वो 98% तक करना है आपको। रिड्यूस बाई अबाउट 2/3 द नंबर ऑफ इट्स गैस सेंट्रीफ्यूग्स फॉर 13 ईयर्स, 13 साल तक आपकी गैस सेंट्रीफ्यूग्स जो है उसको कट करना है। एंड 2030 तक, मतलब 15 साल के लिए बोला था, 2015 में साइन हुआ तो 2030 तक यूरेनियम का एनरिचमेंट ओनली 3.67% रखना है, वेपन ग्रेड यूरेनियम का, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू लूनर एक्लिप्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए लूनर एक्लिप्स तो बेसिक टॉपिक है, आपने NCERTs में पढ़ा ही होगा, और एक बार आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। ये सन है, ये अर्थ है एंड ये मून है। देखिए जब तीनों लाइन पे आ जाते हैं क्या होता है, सन की जो रेस है मून तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि अर्थ रोक लेते हैं, और अर्थ का जो शैडो है मून के ऊपर लगता है, इसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, ठीक है। ए टोटली एक्लिप्स मून इज समटाइम्स कॉल्ड ए ब्लड मून। अब देखिए टोटली एक्लिप्स मून क्या होता है, जब मून 100% कवर हो जाता है, बिल्कुल लाइट पहुंचता नहीं है मून के ऊपर, मून के सरफेस के ऊपर, इसको टोटली एक्लिप्स मून बोलते हैं, ठीक है। ये रेडिश कलर दिखता है हमें अर्थ से, क्यों दिखता है, देखिए द ओनली लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लूनर सरफेस हैज बीन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर। आप देखिए दोस्तों, सन की रेस तो रोक लेते हैं अर्थ, पर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इधर थोड़ा बहुत लाइट रिफ्रैक्ट होगा बेसिकली, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, अर्थ की एटमॉस्फेयर में जो लाइट रिफ्रैक्ट होता है, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये मून के ऊपर पहुंचता है, ठीक है। टोटली एक्लिप्स मून के ऊपर रिफ्रैक्टेड लाइट्स पहुंचता है, पर एक प्रॉब्लम है, जैसे आपको सनसेट एंड सनराइज के टाइम पे हॉरिजॉन रेडिश दिखता है, यही कंडीशन इधर भी होता है दोस्तों। देखिए जिस कलर का वेवलेंथ, जिस विजिबल रे का वेवलेंथ ज़्यादा है वही पहुंच पाता है मून तक।
आपको पता ही है विबज्योर के बारे में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमारी स्काई जो है ब्लूइश क्यों दिखता है? क्योंकि मैक्सिमम जो कलर्स है जिसका वेवलेंथ कम है, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू वाला, वो स्कैटर हो जाता है, इसलिए हमें स्काई हमेशा ब्लू दिखता है। और हॉरिजन जो है बेसिकली सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे हमें रेडिश क्यों दिखता है? रेड, येलो, ऑरेंज जैसे कलर्स का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वो बहुत दूर तक जाता है, इसलिए हमें रेडिश दिखता है। ये बेसिक रीज़न है। ये जो फिनोमिनन को रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं, यही रीज़न है दोस्तों एक टोटली एक्लिप्स मून हमें रेडिश दिखने का कारण। ठीक है, इसको ब्लड मून भी बोलते हैं, राइट। अनलाइक ए सोलर एक्लिप्स विच कैन ओनली बी व्यू फ्रॉम ए रिलेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब सोलर एक्लिप्स के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है क्या? मतलब अर्थ इधर आएगा, मून इधर आएगा, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों, सोलर एक्लिप्स ऐसा होता है कि हमें कहीं से भी नहीं देख सकता, कुछ एरियाज होता है स्पेसिफिक, वहीं से दिखता है अर्थ से। पर लूनर एक्लिप्स ऐसा होता है जो अर्थ का नाइट साइड होता है, जहां सूरज की किरणें डायरेक्ट पहुंचते ही नहीं है, जो नाइट साइड रहता है, आधा अर्थ तो हमेशा नाइट रहता है, तो वहीं से कहीं से भी दिखेगा आपको। ठीक है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, इधर आकर कहीं भी आप खड़े रहोगे तो इधर से आपको ये दिखेगा, है कि नहीं? तो ये है, एंड ये टोटल लूनर एक्लिप्स कैन लास्ट ओनली अप टू 2 आवर्स, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए, टोटली एक्लिप्स मून के बारे में बताया है, ब्लड मून के बारे में, बिल्कुल सही है। द लाइट ड्यूरिंग टोटल एक्लिप्स अपीयर्स रेडिश फॉर द रीजन को रेले स्कैटरिंग और ब्लू और लाइट, बिल्कुल सही। लूनर एक्लिप्स में बी व्यू फ्रॉम एनीवेयर ऑन द नाइट साइड ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन बी 3 ओनली, स्टेटमेंट 1 and 2 गलत है। देखिए दोस्तों, एक ही स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन केरला आर लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न घाट्स। एक बार हम चेक करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं तमिलनाडु में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 3 है। एक एक गल्फ ऑफ मान्नार बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, गल्फ ऑफ मान्नार बायोस्फीयर रिजर्व एक मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है जो तमिलनाडु के सथेन साइड में है, ठीक है। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एंड ये केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में स्प्रेड है, राइट। तीसरा है अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व, ये वेस्टर्न घाट्स में है, केरला एंड तमिलनाडु में स्प्रेड है। अब देखिए केरला में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? एक है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे कम एरिया केरला के पास है, ठीक है। अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व केरला एंड तमिलनाडु के बीच में है, बॉर्डर में, वेस्टर्न घाट्स में, जिसमें ज्यादा जगह जो है केरला के पास है। ये सब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से ध्यान दीजिएगा। अब एक बार आप मैप देख लीजिए। केरला का मैप से आपको ये पता चल रहा होगा जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, पूरा वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। ये जो एरिया आपको दिख रही है पूरा वेस्टर्न घाट्स एरिया है, राइट। पर तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स एरिया में है प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, पर ईस्टर्न साइड ऑफ तमिलनाडु जो वेस्टर्न घाट्स का पार्ट नहीं है, उधर भी आपको दिख रहा है ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज। तो हमारा स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए आप, क्या लिखा है। सबसे पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि केरला एंड तमिलनाडु शेयर ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। ये गलत है। केरला एंड तमिलनाडु नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व शेयर कर रहा है, पर जो गल्फ ऑफ मान्नार है वो शेयर नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन तमिलनाडु आर लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न घाट्स, ये गलत है, मैंने आपको दिखा दिया मैप में। पर ऑल ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन केरला आर लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न घाट्स, ये सही है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 3 ओनली। तो दोस्तों, हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, which of the following sets of elements were primarily responsible for the origin of life on the earth? Answer is option B, carbon, hydrogen and nitrogen। जितने लोग सही आंसर दिए सबके लिए मेरी तरफ से कंग्रेट्स, थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, which of the following statements about photosynthesis is false? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।